की, जिसमें हम अपना सोशल इश्यूज़ कवर करेंगे। अब गाइस वापस से वीडियोस काफ़ी सारी आएंगी, तो आपने चैनल पे जुड़े रहना है। मेंस के चाहे आप आंसर्स लिख रहे हो, चाहे मंथली मैगजीन सुन रहे हो, चाहे स्टैटिक पोर्शन सुन रहे हो, सबके लिए चैनल पर जुड़े रहिए। आज के हम सोशल इश्यूज़ को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं कल्चरल एप्रोप्रिएशन पर। देखो एप्रोप्रिएशन का गाइस मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा है, एक्ट ऑफ टेकिंग बेसिकली समथिंग। आपने क्या करा है, हम क्या करते हैं ना कई बारी, जैसे अपने ब्रदर का ही हमने फ्रेंच फ्राइज चुरा लिया, जब जैसे वो देखा ना मोमेंटली ये डिस्ट्रैक्टेड है, हमने इसको फटाफट से चुराने की कोशिश करी। तो एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग यूजुअली विदाउट परमिशन, हमने ना किसी की बिना परमिशन के किसी की कोई चीज़ को चुराया है, बेसिकली स्टील करा है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में ऐसा क्यों आया कल्चरल एप्रोप्रिएशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि एक इटालियन लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम है प्राडा। उसको एक्यूज़ करा गया है कि उसने ना क्या करा है, कल्चरल एप्रोप्रिएशन करा है। कैसे किया है, उन्होंने बेचा है फ्लैट वेदर सैंडल्स जो बिल्कुल हमारे ट्रेडिशनल जीआई टैग वाले कोल्हापुरी चप्पलों की तरह नज़र आती है। ठीक है, अब कल्चरल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, कोल्हापुरी जो चप्पलें हैं वो कब से आई, कब जीआई टैग मिला, समझते हैं। कल्चरल एप्रोप्रिएशन का मतलब ही है कि आप ना एक्ट ऑफ कुछ अडॉप्ट कर रहे हो एलिमेंट्स फ्रॉम वन कल्चर बाय मेंबर्स ऑफ अदर, जहाँ पे जो डोमिनेंट ग्रुप है वो अप्रोप्रिएट्स कुछ मार्जिनलाइज कल्चर वाले एस्पेक्ट्स को अप्रोप्रिएट करेगा इन अ मैनर, और उसको वो डिसरिस्पेक्टफुल एक्सप्लॉयटेटिव मानता है। ठीक है, तो जो मेंबर है मेजॉरिटी ग्रुप के, वो उसको फिनेंशियली सोशली प्रॉफिट दे रहे हैं फ्रॉम द कल्चर ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। तो कल्चरल अप्रोप्रिएशन में बेसिकली आप किसी एक कल्चर का, किसी एक मेंबर का जो भी डोमिनेंट अप्रोप्रिएट हो रहा है किसी मार्जिनलाइज कल्चर से, आप उसको डोमिनेट कर रहे हो, एक तरह से ना एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आपने चुराने का काम बेसिकली करा है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, मैं आपको बताऊं यूएस का एक ब्रांड है स्टारबक्स। गोल्डन लाटे और गोल्डन मिल्क जो है ना बिल्कुल सिमिलर लगते हैं आपको, क्योंकि गोल्डन लाटे बेसिकली हल्दी दूध टर्मरिक मिल्क है बेसिकली। तो ये भी हमने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने हमारा हल्दी दूध चुरा लिया यार। फिर एक इटालियन ब्रांड है गुच्ची, ये क्या करते हैं, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी ऑर्गेनिक लिनन कफ्तान बेचते हैं, ये जो बिल्कुल इंडियन कुर्ते की तरह लगता है। तो कल्चरल एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि आप बेसिकली कुछ चीज़ों को स्टील कर रहे हो, मार्जिनलाइज कल्चर से निकाल के अपना वो डोमिनेंट दिखाना चाहते हो, और बड़े ही एक्सप्लॉइट तरीके से। मैंने आपको जैसे बताया ना कि एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग यूजुअली विदाउट परमिशन, यानी कि आपने कोई चीज़ को बिना परमिशन के आपने ये दिखा दिया, देखो जी हम तो ये बना रहे हैं। जैसे गोल्डन लाटे का मैंने एग्जांपल दिया स्टारबक्स वाला, है ना। तो ऐसे ही देखो कोल्हापुरी चप्पलों की जहाँ तक बात रही, जो प्राडा लग्जरी ब्रांड ने करा है, इसको 12th सेंचुरी में बेसिकली ट्रेस बैक किया गया था। एक किंग थे बिजैल करके कालाचुरी डायनेस्टी से, बिदार डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइम मिनिस्टर विश्व गुरु बसवाना। ये हैंड क्राफ्टेड लेदर सैंडल बनाते थे जो लोकल कम्युनिटीज़ से बने हुए महाराष्ट्र कर्नाटका के थे बेसिकली। अब ये जो सैंडल्स थे ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव हैं, लेदर स्ट्रैप से बने हैं, बहुत ही ज़्यादा इस पर काम करके, सोचो क्राफ्टमैन जो होता है वो इसको ड्यूरेबल बड़े ही हाथों से उस पर कारीगरी कटवर्क वगैरह करता है ना। मतलब आप सोचो कितनी एक्सक्लूसिव चप्पल होती है ये, कम्प्लीटली बैग टेंट वेजिटेबल लेदर होता है ये। अब इसको जीआई टैग 2019 में भारत सरकार ने दे दिया था अंडर द एक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन में ऑलरेडी मिल चुका है इनको। तो वाई आर यू बेसिकली ट्राइंग टू कॉपी अस। अब कल्चरल एप्रोप्रिएशन हो क्यों जाता है, हम क्यों ऐसे किसी भी चीज़ को चुरा लेते हैं, उसका कारण होता है लैक ऑफ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। यानी हमने जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम जो है, यानी पेटेंट है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क है, वो इंडिविजुअल इनोवेशन पे डिज़ाइन करा गया है, कलेक्टिव हेरिटेज पे दिया ही नहीं गया है। इसी वजह से कल्चरल एप्रोप्रिएशन हो जाती है। तभी तो देखो ना हमारा हल्दी वाला दूध हो गया, कोल्हापुरी चप्पलों की कहानी हमने सुन ली। फिर जीआई टैग के साथ इशू है, जीआई राइट जो होते हैं वो प्राइमरी टेरिटोरियल हैं, लिमिटेड टू द कंट्री जहां प्रोटेक्शन ग्रांट की गई है। एट प्रेजेंट कोई ऑटोमेटिक वर्ल्ड या इंटरनेशनल जीआई राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमारा जीआई जो फॉरेन कंट्री में इन्फ्रिंज हुआ तो उससे कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज वगैरह पर। तो कह रहा है कि इसीलिए मान लो इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ जीआई की नहीं फॉरेन कंट्री में जो अफेक्टेड पार्टी होती है वो रिलाई करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज ऑफ दैट कंट्री। अगर अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, रिसेंट के जो प्रोप्राइटर थे ना कोल्हापुरी चप्पल जीआई के, उनको बहुत दिक्कत हुई लीगल एक्शन लेने पर एज पर इटालियन लॉ। तो आप समझ रहे हो, क्योंकि देखो हमारे लॉज इतने स्ट्रांग नहीं है इन मामलों में। फिर डिजिटल मार्केट प्लेस का लूप होल है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो खाली कल्चरल एप्रोप्रिएशन फ्लैग करते हैं
रीसेल मार्केट, डिजिटल रिप्रोडक्शन हो जा रहा है, वो अनचेक रहती है, पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट अवेयरनेस नहीं है। 10,000 फैमिलीज़ हैं महाराष्ट्र के अंदर जो ट्रेडिशनल कोल्हापुरी चप्पलें बनाती हैं, बट 95 इंडिविजुअल्स खाली ऑथराइज यूज़र्स हैं। बताओ, जीआई फ्रेमवर्क के अंदर सिर्फ 95 इंडिविजुअल आए हैं। 10,000 फैमिलीज़ हैं और 95 इंडिविजुअल हैं। बताओ आप, क्या रेशो है ये। तो इसी वजह से हमारी जो चप्पलें वगैरह हैं, इस तरह से ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन कर देते हैं। अब एथिकल डायमेंशंस क्या हैं, क्यों कल्चरल अप्रोप्रिएशन में एथिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, जब भी ना हम कल्चरल अप्रोप्रिएशन करेंगे, यानी कि हमारी ये इंटेंट होगी किसी के कल्चर की कोई चीज़ चुरानी, है ना, कोई मार्जिनलाइज्ड कल्चर है, वो इतना अभी फेमस नहीं है, तो उसकी कोई डोमिनेंट चीज़ उठा के आपने लगा दी, दिस इज कॉल्ड कल्चरल अप्रोप्रिएशन। तो इसमें ना अपने कांथियन एथिक्स को भी वायलेट कर रहा है, क्योंकि अप्रोप्रिएटिंग कल्चरल एक्सप्रेशन बिना किसी कंसेंट के, यानी कि आपने उनका प्रॉफिट एंड करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो कम्युनिटी एज अ मीन्स टू एंड रादर देन एज एंड्स इन देमसेल्फ। फिर यहाँ पे कह रहा है यूटिलिटेरिज्म वाला, शॉर्ट टर्म गेन्स कंपनीज करने के लिए लॉन्ग टर्म हार्म दे देती हैं, किसी की कल्चर की डिग्निटी को उड़ा के रख देती हैं, उनका इकोनॉमिक सर्वाइवल आपने ख़त्म कर दिया। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का तो आपने इकोनॉमिक सर्वाइवल ख़त्म कर दिया ना। फिर इरोड करते हो आप एडिशन लाइवलीहुड भी। अमर्त्य सेन ने कहा कल्चरल अप्रोप्रिएशन की वजह से आप बेसिकली आर्टिसन कल्चरल कम्युनिटी की फ्रीडम, डिग्निटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को छीनते हो। बात समझ में आ रही है। तो कल्चरल अप्रोप्रिएशन कितनी गलत चीज़ है। तो कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने कल्चरल हेरिटेज पे बहुत इम्पैक्ट डाला है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव वे में चलो ये अच्छी बात है कि कल्चरल एक्सचेंज हो गया, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट थे सितार, तबला, वो वेस्टर्न पॉप एंड फ्यूजन म्यूजिक में भी यूज़ हो रहे हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला हमारे योगा, आयुर्वेदा, बॉलीवुड को मिला, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट है होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। अब ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, पूरा यूथ उसी पर है हमारा। साड़ी, धोती कुर्ता कितने लोग पहनते हैं, सब वेस्टर्न क्लोथ से हमारा रिप्लेस हो चुका है। तो कल्चरल अप्रोप्रिएशन जो प्राडा ने करके दिखाया है कोल्हापुरी चप्पल के मामले में, भैया ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमें अपने ग्लोबल आईपी प्रोटेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तभी हम अपनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को बचा पाएंगे, अपने कल्चर हेरिटेज को बचा पाएंगे, और साथ ही साथ हम अपने आर्टिशंस के लाइवलीहुड को भी बचा पाएंगे। वरना बेचारे वो कहाँ जाएंगे, आप सोचो ना। Now we are moving towards the next topic, Tier 2 influencers redefining cultural capital in digital India। देखो, आपको पता है आजकल इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है। स्मॉलर टाउन से आते हैं, रीजनल सिटीज़ से निकल कर आते हैं और पूरे भाई इंडिया में, वर्ल्ड में छाए हुए हैं। अब कल्चरल कैपिटल क्या होती है सब कुछ समझते हैं। तो रिसेंट क्या हुआ, इमरजेंस हुआ Tier 2 Tier 3 से डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का, यानी कंटेंट क्रिएटर्स है जो बड़े छोटे छोटे टाउन, रीजनल सिटीज़ में रहते हैं, और कह रहे हैं उनका बड़ा इंपैक्ट है, डिजिटल इन्फ्लुएंस बहुत है, कल्चरल कैपिटल इन इंडिया बन के बैठे हुए हैं। अब कल्चरल कैपिटल का मतलब होता है नॉन इकोनॉमिक एसेट, लाइक एजुकेशन है, लैंग्वेज है, कल्चरल नॉलेज है, उससे भाई उनका काफ़ी। अब ट्रेडिशनल कल्चर जो कैपिटल इंडिया में होती थी ना, उसमें पहले ना मेट्रो डोमिनेंस थी। दिल्ली, मुंबई में बहुत सारा मीडिया, फैशन, एंटरटेनमेंट घुस जाता था। लैंग्वेज हायरार्की, इंग्लिश, ये अपर कास्ट डायलेक्ट वगैरह, एस्थेटिक स्पेसेस वगैरह मिलना, कल्चरल वैलिडेशन मिलना, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में मिलना, दूरदर्शन, NSD, एलीट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मिलना। अब राइज क्यों हो रहा है Tier 2 इन्फ्लुएंसर्स का, समझते हैं। देखो, जो क्रिएटर्स हैं फ्रॉम सिटीज़ लाइक जयपुर है, पटना, सूरत, गुवाहाटी है, जिनमें लार्ज सोशल मीडिया फॉलोइंग है, बट रूटेड इन रीजनल आइडेंटिटी ओनली। प्लेटफॉर्म जो एक्सेस है सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, डेमोक्रेटाइज हुआ है इनका कंटेंट क्रिएशन बेसिकली। तो समझ रहे हो, देखो इनके जो राइज कैसे हुआ है, क्योंकि इनके पास प्लेटफॉर्म मिलने लग गए। तो अब क्रिएटर जयपुर, पटना, सूरत, गुवाहाटी सब जगह से आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है। देखो, जब कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है ना, तो वहाँ से आसान होता है करना, है ना, सब चीज़ें को रीडिफाइन करना, सब चीज़ों को। अब Tier 2 जो है इन्फ्लुएंसर, वो रीडिफाइन कैसे कर रहे हैं कल्चरल कैपिटल को, ध्यान से समझना, क्योंकि इट माइट कम इन योर पेपर और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टेस्ट एंड इन्फ्लुएंस। प्रीवियसली अर्बन सेंट्रिक सिंबल जो होते थे वो पूरे के पूरे कॉम्प्लीमेंटेड होते थे रूरल या रीजनल सिंबल से। विलेज बेस्ड जो क्रिएटर होगा वो किरण दिम्बाला है, क्रिएटिंग मास ट्रेंड्स, है ना। ये बहुत बड़ा जो विलेज बेस्ड ये क्रिएटर है ना, किरण दिम्बाला, ये बहुत मास ट्रेंड क्रिएट कर रहा है जैसे कि। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, या ये बेसिकली समझाने की कोशिश क्या कर रहा है कि हमारा टेस्ट एंड इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो आप बात को, तो इतना फ़र्क पड़ता है गाइस, लगा लो आप। और इसके पता है आपको, जो ये किरण दिम्बाला है ना, इसके ये बेसिकली एक तरह की ना फिटनेस एक्सपर्ट है ये,
किरण देम्बला, फिटनेस एक्सपर्ट, और अच्छा खासा इसका पूरा आप लगा लो कि बना रही है, फिटनेस एक्सपर्ट सारा दे रही है, मास ट्रेंड चला रही है ये। तो ये बहुत ज़्यादा आप लगा लो कि इसने रीडिफाइन कितना ज़्यादा विलेज बेस्ड क्रिएटर है ये। और एक ही वो भी है, और एक मैं आपको बताऊँ विलेज बेस्ड क्रिएटर्स में और भी मतलब आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे कि जिनमें आपको लगेगा कि वाकई कितना ज़्यादा ये सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं, सोसाइटी की चॉइसेस को कितना चेंज कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा लाइक ये आप समझो, ये जो क्रिएटर है मार्जिनलाइज कम्युनिटी से है, ये वेल नोन फिटनेस आइकॉन है, पर्सनालिटी इन इंडिया। उनका फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दलित है, ट्राइबल, ओबीसी से कम्युनिटी से निकल कर आई है, पर शी इज़ डूइंग अ लॉट फॉर द पीपल। टेड टॉक में भी आ चुकी है, लगा लो आप। और दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि वर्निकुलर एज कल्चरल पावर। मोर देन 50% जो अर्बन इंटरनेट यूजर्स थे ना, वो कंज्यूम करते थे रीजनल लैंग्वेज के कंटेंट को। प्लेटफॉर्म लाइक शेयर चैट, भारत फर्स्ट ऐप थी ये, जिसने 180 मिलियन प्लस मंथली यूजर्स बनाए। फिर कंटेंट अब भोजपुरी में आ रहा है, मराठी में आ रहा है, हरियाणवी में आ रहा है। देख ही रहे, मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी मिल रहे हैं उनको, क्योंकि लोगों को मज़ा आ रहा है डिफरेंट कल्चर्स को सुनने में। फिर रिवाइवल हो रहा है फॉक एंड लोकल ट्रेडिशंस का भी। फॉक म्यूज़िक, ट्रेडिशनल क्विजिन्स को लोगों को मन करता है खाने का। रीजनल रिचुअल्स अब डिजिटल कंटेंट पे आ रहे हैं, जैसे राजस्थान का जो मनगिनियर म्यूज़िक है वो बहुत प्रमोट हुआ इंस्टाग्राम की रील्स पे। विलेज कुकिंग चैनल है तमिलनाडु का, भाई साहब क्या 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं इनके। तो आप देख रहे हो बात को कि समझने की कोशिश करो कि हमारी टेस्ट, हमारी प्रेफरेंसेस कितनी चेंज होती हैं इसकी वजह से। फिर नेक्स्ट है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एस्पिरेशन। इन्फ्लुएंसर्स लाइक जो सौरभ जोशी है, उसने अपनी सिंपल लाइफ, फैमिली, ये सब आपने देखा भी होगा शायद। सौरभ जोशी के जो व्लॉग्स होते हैं, आप उसको देखो कभी सौरभ जोशी के ब्लॉग्स को, उसने सब कुछ पूरा अपना लाइव दिखाना, पूरे उसमें कितने का 24 साल का ये है, और देखो इसमें इतने ही पूरा बना रखे हैं व्लॉग्स वगैरह, सारे के सारे बनाता रहता है कि बारिश में फंस गए, जंगल में फंस गए, ये क्या दिया, मतलब बहुत कुछ। 100 मिलियन सेलिब्रेशन जिसने किए हैं, और बहुत इसकी वीडियोस 100 मिलियन व्यूज़ इसको आए हैं सौरभ जोशी व्लॉग्स में, अगर आप देखते होगे तो। फैमिली एक्टिविटीज़, लाइफ इसकी, रिलेटेबल एक्टिविटीज़, सक्सेस की ऑथेंटिसिटी को रिडिफाइन करना, लोकल हीरोज़ बहुत आपको समझ में आ रहे होंगे, बाहर आ रहे हैं। और प्लेटफॉर्म जैसे सबॉल्टन वॉइसेस हैं, दलित कम्युनिटीज़ की, ओबीसी कम्युनिटीज़ की, वो बाहर आ रही है। जैसे खबर लहरिया, ग्रास रूट रूरल डिजिटल न्यूज़ रूम है, वो दलित वुमेन उसको ऑपरेट कर रही है। तो आप ये ध्यान रखना, खबर लहरिया वाला, यू कैन ऐड दैट। अब इंडियन सोसाइटी पे इसका इम्प्लीकेशन ये पड़ रहा है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा पेपर में कि भाई इसका इंडियन सोसाइटी पे फ़र्क क्या पड़ रहा है। तो आप बताना, सबसे बड़ी बात है कल्चरल डेमोक्रेटाइजेशन, यानी लेजिटिमाइज करना डाइवर्स एस्थेटिक्स को, प्रैक्टिस करना वंस कंसिडर्ड नॉन मेन स्ट्रीम। फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना, यानी 80% जो हमारे क्रिएटर्स हैं शेयर चैट या मौज, वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से हैं, ठीक है ना। फिर चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी जो टायर 2 के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डिजिटल ओपिनियन मेकर्स बन गए हैं, इलेक्शन में, पॉलिसी डिस्कोर्स में। पॉलिटिकल पार्टीज़ यूथ को भी, रीजनल यूथ को भी मोबिलाइज कर रही हैं। फिर ब्रिजिंग द अर्बन रूरल डिवाइड, यानी क्रिएटेड अ सेंस ऑफ शेयर्ड बेसिकली नेशनल आइडेंटिटी, जैसे लोकल प्राइड है, स्टीरियोटाइप्स वगैरह, ये सारी बातें हैं। तो यानी कि हम देखें कि कल्चर भी डेमोक्रेटाइज हो रहा है, आपको बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, कस्टम के बारे में बच्चों को जानकारी मिल रही है। कहाँ तो देखो शहर के बच्चे अब गांव कितना जाते होंगे, लेकिन वहाँ के कल्चर के बारे में उनको जानने का मौका मिल रहा है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनका ऐसा हो रहा है कि टीयर 2 3 सिटीज़ के पास क्या पैसा आता होगा, लेकिन विद दिस क्रिएटिंग कितना काम कर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है उनके पास भी। रीजनल जो यूथ है उसको जॉब, कास्ट, लोकल प्राइड के इश्यूज़ उसके ख़त्म होने भी बहुत ज़रूरी थे। समझ में आ रहा है, वो डिजिटल ओपिनियन मेकर बन रहा है इलेक्शन में, पॉलिसी डिस्कोर्स में। फिर चैलेंजेस और एथिकल कंसर्न्स बेसिकली क्या है, डिजिटल डिवाइड बड़ा भारी है। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत है इंटरनेट की कनेक्टिविटी हर जगह ना होना। जैसे जो रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन है अर्बन इंडिया में, आज भी वो हम बहुत पीछे हैं। क्वालिटी कंटेंट नहीं है, लोकल इनकम, लोअर इनकम क्रिएटर्स के डिवाइस नहीं है, क्योंकि पास ट्रेनिंग नहीं है, वो एल्गोरिथम को नहीं समझ पाते हैं, एल्गोरिथम के बाइसेस को नहीं समझ पाते हैं। जैसे सोशल मीडिया क्या है, बेसिकली सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो प्रायोरिटाइज क्या करता है, क्लिकबेट या सेंसेशनल कंटेंट। जैसे बिग बिजनेसेस फेवर करते हैं पॉलिश मेट्रो क्रिएटर्स, ब्रांड पार्टनरशिप के लिए। बात समझ रहे हो? तो एल्गोरिथम के बाइसेस को भी चैलेंजेस समझ नहीं पाते लोग। स्टीरियोटाइपिंग एंड टोकनिज्म है।
बहुत ज़्यादा जो रूरल कल्चर है उसको एग्जॉटिक करके दिखा दिया जाता है रादर देन ऑथेंटिसिटी के साथ लेकर आना। तो ब्रांड उसको रीजनल आइडेंटिटी या बिना जेन्युइन एंगेजमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर कमोडिफिकेशन बहुत हो रहा है कल्चर का। लोकल रिचुअल प्रैक्टिस को सिंप्लीफाइड वायरलिटी रिस्किंग डिस्टॉर्शन करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आपने किसी कल्चर को एक कमोडिटी बना के रख दिया है, समझ रहे हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको ज़रूर इसके बारे में बात करनी पड़ेगी जब भी आप अपने आंसर्स लिखोगे कि कमोडिफिकेशन क्या होता है। तो कमोडिफिकेशन का गाइस मतलब ही होता है किसी चीज़ या प्रोसेस को कमोडिटी की तरह ट्रीट करना। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने किसी कल्चर को एक कमोडिटी की तरह शेयर करना शुरू कर दिया, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहाँ मार्केट फोर्स चेंज कर रही है बहुत कल्चर के फैब्रिक को, उसके स्टाइल, उसकी लव लैंग्वेज को। तो उसी को हम कहते हैं कमोडिफिकेशन होना किसी कल्चर का, किसी कल्चरल सिंबल, किसी आर्टिफैक्ट्स, किसी ट्रेडिशन का, इस तरह से। तो यहाँ कंक्लूजन में कह रहा है कि डिजिटल इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, वर्निकुलर विजिबल रहे, रीजनल रेलेवेंट रहे, सबऑल्टर्न पावरफुल रहे। तो टियर 2 इन्फ्लुएंसर्स को क्या चाहिए कि वो एक इंक्लूसिव, एक डेमोक्रेटिक लार्जर लैंडस्केप्स को, डिस्कोर्स को कर पाएँ, ऑथेंटिसिटी को वैल्यू कर पाएँ, एलिटिज़म को, और डाइवर्सिटी ओवर यूनिफॉर्मिटी को आगे से आगे बढ़ा पाएँ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कि क्या है QS वर्ल्ड रैंकिंग। जो रिपोर्ट आई है इसको समझते हैं। देखो इंडिया ने ना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट करी है इस बारी। जो QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026 की बात है तो यहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है। इसको निकालता है QS वर्ल्ड। QS यहाँ पे फुल फॉर्म है क्वारली साइमंड्स। ये यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की जो हर साल लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन के एनालिटिक्स को निकालती है। 5 लेंस से ये देखती है कंट्रीज़ को। एक होता है रिसर्च एंड डिस्कवरी के बेसिस पे, एक एम्प्लॉयबिलिटी आउटकम के बेसिस पे, ग्लोबल एंगेजमेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस, सस्टेनेबिलिटी पे देखती है। अब ये लेंसेज फर्दर आपके 10 इंडिकेटर्स में डिवाइडेड हैं, एकेडमिक रेपुटेशन वगैरह। न्यू इंडिकेटर है, इसका नाम इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी है, इसको ऐड करा गया ग्लोबल एंगेजमेंट में। अब इसकी की फाइंडिंग्स क्या है समझते हैं। इसकी पहली फाइंडिंग है 5 फोल्ड इंक्रीज़ हुआ है, यानी भारत जो है ग्रीव फ्रॉम 11 यूनिवर्सिटी से वो भी 54 हो गया है 2015 से लेकर 54 तक, 2026 तक। और 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है आफ्टर US, UK एंड चाइना। और इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस रही है अक्रॉस GS, आपका G20 का अगर लगाते हो तो। 8 न्यू यूनिवर्सिटी हमारी इसमें ऐड हो गई, सबसे बड़ी बात, आपको मुबारकबाद देती हूँ मैं। फिर 6 इंडियन इंस्टीट्यूशन ग्लोबल टॉप 250 में आते हैं, ये भी बड़ी मुबारक वाली बात है। आप ये सोचो 12 IITs हैं। IIT दिल्ली रैंकिंग हाईएस्ट एट 123rd ग्लोबली, पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सबको मिला के। अब इंडिया की रैंकिंग ने इतना इम्प्रूव कैसे करा है उसका रीज़न समझना। एकेडमिक रेपुटेशन सीइंग स्लो पर स्टडी डेवलपमेंट। 8 हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रैंक करती हैं अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 100 फॉर साइटेशन पर फैकल्टी पैरामीटर, हायर देन दैट ऑफ जर्मनी, US से भी आगे हैं। फिर गुड परफॉर्मेंस हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी एक्सेल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में भी वो काफ़ी आगे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी में बहुत आगे हैं वो। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ करेंटली हैविंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट नॉलेज एक्सचेंज, एनवायरमेंटल रिसर्च में। नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो हाई क्वालिटी, इक्विटेबल, इंक्लूसिव हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। फिर आगे कुछ आपके रैंकिंग्स की बातें हैं। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 में लॉन्च हुआ है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की बात है। अब चैलेंजेस क्या है टू स्टिल रिमेन्स इन हायर एजुकेशन। उसका सबसे बड़ा चैलेंज है लो एक्रीडिएशन रेट, कि लेस देन 39% यूनिवर्सिटी नेशन वाइड एक्रीडिएटेड है, लार्जली ड्यू टू हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है। दूसरा, टारगेट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो बड़ी बिलो है, कम है। रिसर्च की फाइंडिंग बहुत लो है, वीक है। एंटरप्रेन्योर इनोवेशन स्किल में बहुत गैप है। कैरिकुलम बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। AI एप्लीकेशंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, रिवीजन अपडेट्स कुछ है ही नहीं। एब्सेंट है हमारे यहाँ, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडी होने की वजह से
हमारा काम मल्टी डिसिप्लिनरी वाला काम ही नहीं हो पाता। तो हमारे देश के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि भाई साहब अपनी हायर एजुकेशन को और इम्प्रूव करो। उसके लिए क्या करो, इंडस्ट्री और एकेडमिक को कोलैबोरेट करा के ऐसे कोर्सेज देना शुरू करो बच्चों को। जैसे इंसेंटिवाइज करो पार्टनरशिप लाइक तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज। इनकी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन जॉइंट प्रोजेक्ट आपको चलाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो बच्चों को मार्केट में जॉब वॉब मिले। ऑक्सफोर्ड ने तो साफ बोला कि भाई साहब फॉरकास्टिंग टू इंक्रीज एडमिशन इन हाई डिमांड स्पेशलाइजेशंस को यूज़ करने की ज़रूरत है लेबर मार्केट में। और नीड्स बेस्ड एजुकेशन लाओ आप। भारत का जब पहला स्किल सेंसस कब हुआ था, जनवरी 2025 में हुआ अभी। तो गैप को चेक करने के लिए हुआ कि गैप कितना है और टारगेटेड टेक्निकल एजुकेशन देने की कितनी ज़रूरत है। और किया किसने था, आंध्र प्रदेश ने कंडक्ट किया था ये। फिर डाइवर्सिफाइड एकेडमिक ब्रांड बनाने की ज़रूरत है कि हम जो भी अंडर रिप्रेजेंटेड डिसिप्लिन हैं इसमें इन्वेस्ट करें, स्टेम वाइज सोशल साइंस आर्ट्स के साथ मर्ज करें, रेगुलेटरी कंसोलिडेशन करें, हम फैकल्टी का यहाँ पर कैरिकुलम वगैरह डिज़ाइन करें, गुजरात स्किल फॉर फ्यूचर प्रोग्राम बनाएं, फाइनेंसिंग ऑटोनॉमी तैयार करें, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाएं, केरला मॉडल को रिफंडिंग वगैरह देना शुरू करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनोस्फेयर। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो यूएन के वुमेन है ना, उसने वॉर्न करा है अबाउट ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटीज़, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मैनोस्फेयर। और एक सीरियस थ्रेट इनको आया है जेंडर इक्वलिटी को लेकर। अब मैनोस्फेयर क्या होता है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ जो प्रमोट करती हैं नैरो प्लस अग्रेसिव डेफिनेशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी या फॉल्स नैरेटिव देती है। देखो, एक तो मैस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रहे हैं और वहीं फेमिनिज्म को फॉल्स नैरेटिव दे के बताया जा रहा है कि मेन के राइट को फेमिनिज्म जो है वो छीन रही है। अब ये बेसिकली क्या करते हैं ऐसी कम्युनिटी वाले लोग, मेल की वर्थ दिखाते हैं विद इमोशनल कंट्रोल है, मटेरियल वेल्थ इसके पास होती है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है, इसका डोमिनेंस होना ही चाहिए वुमेन के ऊपर। समझ रहे हो आप। अब इसका पर्पस क्या है, मिसोजिनी, एंटी फेमिनिस्ट होते हैं सारे के सारे लोग। ये हेट फैलाते हैं समाज में, ये सेक्सिस्ट आइडियोलॉजी फैलाते हैं समाज में जेंडर बायस को और ज़्यादा गहरा करते हैं ये। अब मैनोस्फेयर राइज क्यों हो रहा है, समझो ध्यान से। ये इसलिए राइज हो रहा है क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस बहुत ज़्यादा है। टोटल इंटरनेट सब्सक्राइबर इंडिया में 251 मिलियन से लेकर आप समझ लो 2024 के डेटा के अनुसार 954 मिलियन लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो यानी सब सोशल मीडिया पर हैं। अब ये इन्फ्लुएंसर आते कहाँ से हैं, कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड लाइफस्टाइल कोचेस होते हैं जो यंग मैन को अट्रैक्ट करते हैं, उनको ये गंदी चीज़ें सिखाते हैं, मिसएंड्री सिखाते हैं उनको सिखाते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल क्लेमिंग मैन एज अ विक्टिम सोसाइटी का दिखाते हैं उनको। फिर एल्गोरिथम इन्फ्लुएंस है, वॉच नेक्स्ट एल्गोरिथम्स, सेक्सिस्ट एंटी फेमिनिस्ट कंटेंट उनको दिखाते हैं। इनसिक्योरिटी वैलिडेशन नीड्स की प्रॉब्लम है, सोशल आइसोलेशन है न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से, इंडिविजुअलिज्म की वजह से, कंजर्वेटिज्म बहुत ज़्यादा है। यूएन वुमेन ने पढ़ा कि भाई जो यंगर मैन है होल्ड आपका क्या करते हैं, वो बेसिकली वो होल्ड करते हैं कि मोर स्टीरियोटिपिकल जेंडर व्यूज़ हैं उनके, लगा लो आप। फिर यूएन वुमेन ने स्टडी करके फिर यहाँ पे ना देखो हमारा सोशल और लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो भी बहुत है। डिजिटल एनाटॉमी बहुत ज़्यादा ना लोग फैलते जा रहे हैं। अब जेंडर व्यूज़ हमारे बहुत बदलते जा रहे हैं। यूएन वुमेन स्टडीज़ ने बताया ना कि यंगर जो मैन है वो मोर स्टीरियोटिपिकल जेंडर व्यूज़ है उनके, आप लगा लो। अगर आप ओल्डर मैन से भी कंपेयर करोगे तो वो और ज़्यादा कंजर्वेटिव मिलेंगे आपको। बताओ, ये हाल है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट मैनोस्फेयर का क्या पड़ता है, पता है क्या पड़ता है, इससे मिसोजिनी वाली फीलिंग्स बढ़ेंगी। आप जेंडर इक्वलिटी की धज्जियाँ उड़ाओगे। एसडीजी गोल जो है ना आपका, बताओ कौन सा गोल है एसडीजी गोल जो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, नंबर बताओ कमेंट सेक्शन में। उसकी धज्जियाँ उड़ा दोगे आप जस्ट बिकॉज ऑफ मैनोस्फेयर। मोवेम्बर फाउंडेशन ने बताया था कि मेन राइट ग्रुप है उसमें 2/3 ऑफ यंग मैन जो है वो रेगुलरली इंगेज करते हैं मैस्कुलिनिटी इन्फ्लुएंसर ऑनलाइन के साथ। गेमर गेट एक हैरासमेंट कैंपेन चला था इन विच फीमेल गेमर्स वर टारगेटेड बाय मैन। बताओ, नॉर्मलाइज कर दिया वायलेंस। उन्होंने कहा है कि अरे वुमेन तो पिटने के, लड़कियां तो पिटने के लिए ही बनी हैं। सोसाइटल हार्म सोचो इससे कितना ज़्यादा होता है। इससे आप बेसिकली कॉन्फिडेंस इन मैन, मैनोस्फेयर एक्सपोजर रिड्यूसेस कॉन्फिडेंस इन मैन लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ मैन का हेल्थ इम्पैक्ट कितना पड़ेगा।
आप समझो, मैन विद रिस्ट्रिक्टिव जेंडर एटीट्यूड मोर लाइकली टू एंगेज इन रिस्की बिहेवियर, सब्सटेंस अब्यूज लेगा, सुसाइडल थॉट रहेगा। एक्सट्रीम मैनोस्फेयर लैंग्वेज से नॉर्मलाइज हो जाएगा ना वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। आपने क्या करा, डिस्क्रीज कर दिया उसका मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइजेशन ही बंद कर दिया आपने सिखाना। और इससे मैनोस्फेयर स्टीरियोटाइप से क्या होगा, मिथ दैट होल्ड वुमेन बैक, ऐसा मिथ फैला रखा है इन्होंने। तो जेंडर इक्वालिटी ये सब की तो इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं लगा लो। और ऑनलाइन रिस्क कितना है सोचो, अब 16 से 58% वुमेन या गर्ल को ऑनलाइन वायलेंस फेस करनी पड़ती है। साइबर वायलेंस बेचारी है फेस कर रही है ये। तो एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म क्या करा जाए, ऐसी जगहों को बचना तो ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी हालत में इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ल्ड वाइड या ऐसा इंडिया क्या करे, तो देखो बेसिकली 1995 में मैनोस्फेयर को लेके बीजिंग डिक्लेरेशन आया था, जिसने बोला था कि बैलेंस्ड एंड नॉन स्टीरियोटाइपिकल पोर्ट्रेल करा जाए वुमेन को मीडिया में, सबसे बड़ी बात। फिर यूएन वुमेन करके एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच निकल कर आई, इन्होंने पूरा डेटा वगैरह निकाला, देखा कि ऑनलाइन हेट कितनी फैल रही है। मेकिंग ऑल इन स्पेस सेफ इनिशिएटिव लिया गया। यू का डिजिटल सर्विस एक्ट आया, जिन्होंने साफ तौर पे वर्जित कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया था मिसोजिनिस्टिक फीलिंग्स एंड हेट प्लेटफॉर्म्स को फैलाने से। भारत में भी 1986 में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन आया। फिर आईटी रूल्स आए, डिजिटल शक्ति आया बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ताकि डिजिटली एम्पावर करें हम वुमेन एंड गर्ल्स को। आईटी एक्ट आया, फिर सेक्शन 75, 78, 79 बीएनएस का आया, ताकि ऑनलाइन हैरासमेंट, साइबर बुलिंग वगैरह ख़त्म हो। तो वे फॉरवर्ड में यहाँ कह रहा है लीगल मेजर्स लेने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन जो सेफ्टी एक्ट है यूके के, जहाँ पे साइट्स हैं, एप्स हैं, मस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन फ्रॉम हार्मफुल मटेरियल। या एजुकेशन एज प्रिवेंशन, प्रमोट करना है मीडिया लिटरेसी को। राइट बेस्ड रिस्पॉन्स करना है, सजेस्टेड बाय यूएन वुमेन। प्रमोट करने की ज़रूरत है एंटी मैनोस्फेयर, समझ रहे हो आप, ये बहुत ज़रूरी है, तभी हम इन चीज़ों को रोक पाएंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, वुमेन इन आर्म्ड फोर्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला एवर बैच आ रहा है 17 फीमेल कैडेट्स का, जो ग्रेजुएट होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी से। अब वुमेन का सिग्निफिकेंस क्या है आर्म फोर्सेस में रहने का, क्योंकि देखो बड़ा इवॉल्व हुआ है। आज जो हम दिख रहे हो पिक्चर, ये आज आपको देखने को मिल रही है। 1888 तक वुमेन सिर्फ नर्स की तरह ज्वाइन करती थी मिलिट्री में। फिर वुमेन डॉक्टर्स आई 1958 में। फिर 1992 में वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम आई, जिसमें एजुकेशन ये सब चीज़ों का रोल दिए गए। फिर 2005 में शॉर्ट सर्विस कमीशन आया 14 साल के टेन्योर के लिए। फिर बबीता पुनिया का केस सुप्रीम कोर्ट में अलाउ किया कि परमानेंट कमीशन लाओ वुमेन एसएससी ऑफिसर्स के लिए, जेंडर इक्वालिटी 2020 आर्टिकल 14। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुश कालरा के केस में वुमेन को बोला कि अब ये एनडीए के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकती हैं और ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकती हैं। प्लीज़ मेमोराइज दिस केस, कुश कालरा केस 2021। इनके आने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी मिलेगा, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की बात करें तो इससे टैलेंट पूल इन्हांस होएगा, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स बाहर आएंगे, टीम परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अब इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वुमेन हैव एक्सेल्ड इन बोथ कॉम्बैट एंड सपोर्ट रोल्स, प्रोफेशनलिज्म डिस्प्ले होगा, ब्रेक होगा जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ऑपरेशन सिंदूर में देखो कर्नल सोफिया कुरैशी थे, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग्स करी। ह्यूमैनिटेरियन रोल की बात करें तो वुमेन का एक बहुत बड़ा रोल है मिलिट्री सिविक एक्शन में, ट्रस्ट बिल्डअप करना, लोकल कम्युनिटीज़ को स्पेशली देना, वेयर मेन सोल्जर्स हैव लिमिटेड एक्सेस ड्यू टू कल्चरल नॉर्म्स। फिर ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे वुमेन का पार्टिसिपेशन आर्म फोर्सेस में बढ़ जाए, तो उसके लिए पहला तरीका है पॉलिसी मेजर्स लेना, यानी परमानेंट कमीशन को बिठाना, वुमेन ऑफिसर्स को ग्रांट करना, 11 आर्म्स एंड सर्विसेज देना, वुमेन को एक अग्निवीर की तरह देखना, आर्मी एविएशन कॉर्प्स यानी वुमेन अलाउ एज पायलट सिंस 2021, न्यू पोस्ट देना नेवल शिप्स की,
ये सब चीज़ें हमने करी। अब चैलेंजेस इनके साथ क्या आ जाता है, चैलेंजेस आता है जेंडर बायस। बहुत से लीडर्स हैं, उनको स्टीरियोटाइप है कि वुमेन लीडर की तरह कहाँ कर पाएगी, अंडर रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हमारे देश में ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट भी बहुत है, सियाचिन है, सबमरीन्स हैं, ये जेंडर सेंसिटिव जो फैसिलिटी दी जानी चाहिए वो नहीं है। फिज़िकल डिमांड, ट्रेनिंग गैप नहीं है। वो उनका आप समझो वर्क बैलेंस करने के लिए, यहाँ कोई वर्क लाइफ बैलेंस के लिए इतने फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र है, कहाँ से वो अपने बच्चों को संभालेगी और पर्सनल चैलेंजेस में कैसे जिएगी वो। तो एज वॉरफेयर इवॉल्व्स, प्रायोरिटाइज टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इंडियन आर्म फोर्सेस में बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। यहाँ पे जेंडर सेंसिटाइजेशन करना, फिटनेस स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025। WHO ने इसको रिलीज़ किया था, ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक को। अब इसकी रिपोर्ट क्या कहती है, इसकी रिपोर्ट कहती है WHO एम्पावर मेजर्स, यानी 2007 से ही 155 कंट्रीज़ ने इम्प्लीमेंट करा एटलीस्ट वन ऑफ दोज पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस, जिससे कि 6.1 बिलियन लोगों को फ़ायदा हो। अब इसमें 6 कंपोनेंट हैं, मॉनिटर, प्रोटेक्ट, वार्निंग, ऑफर, हेल्प, इन्फोर्स, रेजिंग टैक्स एंड ऑल। मोस्ट इम्प्लीमेंटेड मेजर्स है ये, लार्ज ग्राफिक हेल्थ वार्निंग्स हैं सीक्रेट पैकेज पे। इफेक्टिवनेस पड़ेगा इससे मास मीडिया कैंपेन पे। तो ऐसी पहली कंट्री है टू अप्लाई टोबैको कंट्रोल रेगुलेशंस। टोबैको टैक्स को लीस्ट यहाँ पर अडॉप्टेड बोला गया है एम्पावर में। तो भारत में देखा जा रहा है जो पर कैपिटा GDP है, नीडेड टू बाय सिगरेट डिक्रीज इतना। फिर स्मोकिंग रिलेटेड डेथ इतनी हो रही है, 7 मिलियन डेथ हर साल होती है टोबैको से। सोचो आप, तंबाकू खाओ डेथ हो जाएगी। तो स्पीशीज़ कह रहे देखो आप, 60 स्पीशीज़ हैं विद एंटम्बोमेनाइज रस्टिका, ये कॉमनली कल्टीवेट की जाती हैं साउथ अमेरिका के इंडिजिनस नाइटशेड फैमिलीज द्वारा। ये बता रहा है टोबैको, तंबाकू के बारे में बता रहा है कि 90 से 120 दिन में फ्रॉस्ट पीरियड में ये चाहिए होता है इनको, फाइनल हार्वेस्टिंग होती है। फिर 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर में, और सैंडी सॉइल हो उनके लिए अच्छा रहता है। वाटर लॉगिंग के लिए सेंसिटिव होती है बस ये। रेनफॉल भी अगर 500 mm से भी मिनिमम है तब भी ये आराम से अपना गुजारा कर लेती हैं। और सेकंड, भारत जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं हम आफ्टर ब्राज़ील। और हमारे देश में गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में खूब तंबाकू, सबसे ज़्यादा गुजरात में तंबाकू प्रोड्यूस होता है हमारे लिए। इसीलिए तो ना हमने टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया बना रखा है गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर, ताकि फार्मिंग वगैरह अच्छी हो जाए। अब वेरियस स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि टोबैको के एपिडेमिक को हम रोक सकें। तो ग्लोबली तो एम्पावर आया, WHO का फ्रेमवर्क ही आया हुआ है कि भाई किसी भी तरीके से इसको आपको मोर देन 180 कंट्रीज़ में, इंडिया भी इसका कन्वेंशन है, सब इसको रेटिफाई करें। और बेसिकली 3/35 का इनिशिएटिव लो कि टोबैको, अल्कोहल, शुगरी ड्रिंक्स को एटलीस्ट हम 50% ख़त्म कर दें 2035 तक। ये ज़रूर लिख कर आना है, 3/35 का इनिशिएटिव बाय WHO। भारत ने तो कॉटपा बनाया ही हुआ है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए कि भैया पब्लिकली स्मोक नहीं करोगे आप, सेल नहीं करना है टोबैको प्रोडक्ट्स माइनर्स को, पैकेजिंग, लेबलिंग, इमेजेस वगैरह, हेल्थ वार्निंग। लेकिन मैं देखती हूँ 17 साल के, 15 साल के लड़के लड़कियाँ, मतलब देखो ये माइनर हैं, इनको मिलती है आराम से सिगरेट। तो हमें ज़रूरत क्या है, बड़े ही इम्प्लीमेंट करें हम रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। टोबैको पे इतना टैक्स लगा दें, इतना लेजिस्लेशन स्ट्रॉन्ग कर दें कि टोबैको इंडस्ट्री, और एफर्ट ये भी दिखाना है कि अवेयरनेस भी रेज करो आप, ताकि ये टैकल हो पाए टोबैको एपिडेमिक। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो हर साल निकाली जाती है। अच्छा, इसको निकालने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, 2006 से ही निकाल रहा है। चेक करता है 4 डायमेंशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, हेल्थ और पॉलिटिकल, ये चार चीज़ें देखता है। अब डिफरेंस देखता है वुमेन एंड मैन का सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल फैक्टर्स में कितना है। पैरिटी स्कोर अगर 1 है तो यानी कि फुल पैरिटी है, और अगर 0 है तो यानी कंप्लीट इनइक्वालिटी है। ध्यान रखना इस बात का भी आप। अब ये सारा चीज़ें देखता है यहाँ पर। एजुकेशनल अटेनमेंट, भारत का पूरा स्कोर लिखा हुआ है 97.1, हमारा पॉजिटिव शिफ्ट आया है एजुकेशन में, है ना। तो इंडिया की रैंक जो है, ध्यान रखना, 131 है आउट ऑफ 148 कंट्रीज़, और हम स्लिप हुए हैं इस बार। हमने इम्प्रूव कुछ नहीं किया है। हम 129th पोजीशन पे थे, हम 131 पर आए हैं।
बांग्लादेश बेस्ट परफॉर्मर है, 75 रैंक है। नेपाल की रैंक हमसे अच्छी है, हमसे अच्छी रैंक श्रीलंका भूटान की है। और ग्लोबली तो आइसलैंड 16th रनिंग कंट्री है जो धमाल कर रही है जेंडर गैप रिपोर्ट में। अच्छी है, यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं मिलेगी। जितनी भी आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, फिनलैंड, नॉर्वे, ये अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जेंडर गैप कम है यहाँ पर। तो देयर इज स्टिल अ कंबाइंड ग्लोबल जेंडर गैप 30% के ओवर तो है ही कम से कम। वो इकॉनमी ऐसी एच नहीं है, फुल पैरिटी तो नहीं है, लेकिन इट विल टेक 123 ईयर्स टू रीच फुल पैरिटी ग्लोबली। देखो लिख रहा है 123 साल लगेंगे अभी। अभी कह रहे हैं भारत में जेंडर पैरिटी अचीव क्यों नहीं हो पाती है। कह रहे उसका सोशल कारण है, एजुकेशनल कारण है, इकोनॉमिक कारण है, सारे कारण बताता हूँ। सोशली हमारी लिटरेसी रेट जो है ना वो फीमेल्स का 65.46 है और मेल्स का लेस देन 82.14 फॉर मेल्स। तो हमारा तो पहले ही एजुकेशन ही ख़राब है, बच्चे लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती हैं। चाइल्ड मैरिज आज भी होती है। 13.3 जो 13 लाख गर्ल्स वुमेन है वो हर साल खो जाती हैं, साइकोलॉजिकली सुसाइड कर लेती हैं वुमेन। पैट्रियार्कल सोसाइटी में उनकी कंडीशन वैसी ख़राब है। डिजिटल डिवाइड में आप सोचो 33% वुमेन है जो खाली इंटरनेट यूज़ करती है हमारे देश में। डबल बर्डन इकोनॉमी का, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला अनपेड केयर वर्क कंट्रीब्यूशन 3.1% GDP का होता है। इनको पैसे वैसे मिलते नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वैसे ही काम करती हैं, एग्रीकल्चर वगैरह में, उनको वहाँ ठीक से पैसे वैसे मिलते नहीं, पैसे इनके पास होते ही नहीं है। हेल्थ में इनका और क्राइसिस है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी, प्रेगनेंसी में दिक्कतें। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी है कि 50 मिलियन वुमेन इन इंडिया से उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो हालांकि सरकार ने बड़े इनिशिएटिव लिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पोषण अभियान की 1/3 सीट टोटल सीट लोकसभा में वुमेन बैठे। वुमेन का जो एडोलेसेंस वुमेन है उसका न्यूट्रिशनल आउटकम ठीक करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लेकर आए हम। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लाए कि इनको कैश ट्रांसफ़र करो प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर को। वन स्टॉप सेंटर भी हम लेकर आए। हमने कई सारी चीज़ें करी कि इंटीग्रेट करें, हम सपोर्ट एंड असिस्टेंस दें, प्रोवाइड करें, 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन दें। तो डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ प्रोग्रेस की जो एफर्ट लिया जा रहा है एक्सपेंड करना वुमेन के पार्टिसिपेशन को वर्क फोर्स में या लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना, ताकि हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कर पाएँ और हम क्या कर पाएँ, जेंडर पैरिटी को अचीव कर पाएँ। अब न्यूज़ इन शॉर्ट में क्या कह रहा है, WHO की रिपोर्ट आई ऑन सोशल कनेक्शन। WHO ने एक रिपोर्ट टाइटल करके लिखा फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन क्रिएटिंग अ पाथ टू हेल्थियर सोसाइटी। WHO ने इसको हाईलाइट करते हुए बोला सोशल आइसोलेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लोनलीनेस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हेल्थ वेलबींग या सोसाइटी में। अब सोशल कनेक्शन या डिसकनेक्शन क्या होता है समझते हैं। सोशल कनेक्शन या डिसकनेक्शन का मतलब होता है गाइज, सोशल कनेक्शन मीन मैनी वेज वी रिलेट टू और इंटरेक्ट विद अदर्स। जैसे फैमिली है हमारा कनेक्शन है, फ्रेंड्स है हमारा कनेक्शन है, कोवर्कर नेबर है ना, इससे कनेक्शन होता है। सोशल डिसकनेक्शन का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास सोशल कॉन्टैक्ट इनफ ना होना, या उसको सपोर्ट फील ना होना, या उसको लगना कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं रिलेशनशिप, अपना कहने वाला कोई है ही नहीं, या बहुत कम रिलेशनशिप है, नॉट सीइंग पीपल ऑफन इनफ, या है भी तो बहुत दूर रहते हैं, मेरा तो है ही नहीं यहाँ कोई। तो ऐसा हो जाता है। मान लो आप किसी जगह पे, आप मान लो आपका होम टाउन महाराष्ट्र में है, मुंबई में आपका होम टाउन है, लेकिन अब आप चले गए हो शिफ्ट होके किसी हरियाणा की किसी जगह पर। अब वहाँ आपके कोई रिलेटिव नहीं है, तो आपको फील आ रहा है कि यार कोई है ही नहीं मेरा यहाँ पर, बहुत दूर लोग रहते हैं, बातचीत भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा ड्राइवर क्या है, सोशल लोनलीनेस आती क्यों है, पुअर हेल्थ, मार्जिनलाइजेशन, लिविंग अलोन, अकेले रहते हो आप सारे दिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े रहते हो, सारे दिन रील इंस्टाग्राम देखते रहते हो आप, ये सब आपको आइसोलेशन की तरफ लेके जाएगा। तो सोशल डिस्कनेक्शन का मतलब ये है, और बहुत फैल रहा है अब। मतलब 6 लोगों में से एक बंदा जो है वो आज की डेट में अपने आप को अकेला ही समझता है, और ये 13 से 29 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ मैं आपको। पहले होता था तो चलो 3 है, ओल्डर एडल्ट में एक बंदा जो है वो लोनली है, टीनेजर में से कोई 4 में से एक है, अब तो 6 में से एक, और वो भी 13 से लेके 29 साल के लोग लोनली हैं। लो इनकम कंट्रीज़ में तो और बुरा हाल है, सोचो आप। फिर इम्पैक्ट सोशल डिस्कनेक्शन का क्या होता है, फिजिकली हेल्थ ख़राब होता है, फिर आप सब्सटेंस अब्यूज़, आप सिगरेट शराब वराब पीने लग जाते हो, मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, आपकी परफॉर्मेंस गिरनी शुरू हो जाती है। फिर ऐसे ही एक इंडेक्स आया परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स, 2017 से लॉन्च हो रहा है ये,
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है इसको, और ये करती क्या है, ये बेसिकली कैसे चेक करती है 6 डोमेन्स में, लर्निंग आउटकम देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना, है ना, टॉप ग्रेड ये चेक करना। जैसे चंडीगढ़ था, इसको मिला ग्रेड नंबर प्रचेस्टा 1 इसको मिला। लोअर परफॉर्मर मेघालय ओनली स्टेट 10th ग्रेड। 24 स्टेट्स में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है हेल्थ वाइज, तो ये एजुकेशन वाइज देखने के लिए। नेक्स्ट रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है 2025 की, इसको निकालता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। रिपोर्ट टाइटल थी द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस क्यों होता है, ये सब के बारे में। अब ये पूरा दिखाता है कि ग्लोबल फर्टिलिटी क्राइसिस जो है, ओवर पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन दोनों ही हमारे लिए प्रॉब्लम है। रिप्रोडक्टिव एजेंसी का मतलब है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है कि आप एक्सरसाइज कितना कर सकते हो, कितने डिसीजन ले सकते हो, कितना रिप्रोडक्शन कितना एक पीरियड में हो सकता है, कपल लाइक ये इंडिविजुअल की कैसी चॉइस है। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अंदर आती है, क्या क्या पॉलिसी शिफ्ट्स वगैरह हुए। नेक्स्ट रिपोर्ट इज़ अबाउट ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, इसको भी यूनेस्को बेसिकली निकालता है, और इसमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन पे क्या पड़ा है, इस बार ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा गया है, क्योंकि SDG 4 हमारा क्वालिटी एजुकेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए। देखो भारत में भी स्टडी हुई कि रेनफॉल की वजह से कितने स्कूल हमारे बंद होते हैं, तो अब तुम्हारी छुट्टियाँ भी बहुत सारी होती है ना, एक समर की छुट्टियाँ, फिर एक मानसून छुट्टी, विंटर छुट्टी, हमारे दिल्ली में तो पॉल्यूशन की छुट्टी भी मिलती है। तो ये सब चीज़ों से क्या डिसरप्शन आया उसके बारे में रिपोर्ट थी। बहुत स्लो प्रोग्रेस थी। की रिकमेंडेशंस बोला है कि कैरिकुलम में हमारा बनाना पड़ेगा, हमें मल्टीपल सब्जेक्ट, एडुकेट एजुकेटर्स होने चाहिए, हमारी अब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि क्लाइमेट रिजिलियंट वाला हो, कि किसी भी क्लाइमेट से लड़के बच्चे पढ़ पाएँ। क्लाइमेट फिनेंस इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट जेंडर बजटिंग इन नॉलेज हब पोर्टल, इसको UN वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है एक पोर्टल। ये सेंट्रलाइज पोर्टल है, इसमें पॉलिसी ब्रीफ वगैरह किया जाएगा। इसमें जेंडर इक्वालिटी, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग होगी, गवर्नमेंट कितना बजट जेंडर इक्वालिटी के लिए लगाएगा, वो सब के बारे में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर सा टाइमलाइन दिया हुआ है कि जेंडर बजटिंग शुरू से कब से होनी शुरू है, 2005 से 6 में कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट करा, 2025 से 26 में कैसा था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जेंडर बजटिंग करने की ज़रूरत भारत में इसलिए है क्योंकि हमें जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है ना। हमें इसके साथ साथ एक पार्टिसिपेटरी बजटिंग चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ताकि वुमेन स्पेसिफिक लॉज और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, जैसे कि आपका सेक्सुअल हरासमेंट वाला है। ठीक है, तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर आवर सोशल इशूज़। टुमारो वी आर गोइंग टू मीट फॉर साइंस एंड टेक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।